मृग तृष्णा अध्याय 3। ये एक बड़ा सा हॉल था जिसके ठीक मध्य में एक विशाल वृत्ताकार मेज पड़ी हुई थी। मेज के चारों तरफ लगभग 12 कुर्सियां व्यवस्थित ढंग से सजी हुई थीं। कुर्सियों पर राजनगर जिले के एसपी सहित सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। एसपी सुरेश वाडिया यही कोई 45 वर्षीय आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी कुर्सी के ठीक सामने मेज पर एक एस्ट्रे रखी हुई थी और वो धीरे धीरे सिगरेट के कश लेते हुए राख एस्ट्रे में छोड़ रहे थे। मेज की संपूर्ण गोलाई में कुछ कागजात और फाइलें भी रखी हुई थीं। प्रकाश की कई कई परतें बादलों की तरह पूरे कमरे में मंडरा रही थीं, लेकिन फिर भी सभी के चेहरे निस्तेज पड़े हुए थे। माथे पर बनती बिगड़ती रेखाएं मन के अंदर के तनाव को दृश्य रूप में प्रतिबिंबित कर रही थीं। खामोशी तो ऐसी थी कि यदि सुई भी गिरे तो आवाज धमाके सी हो। मेज के ठीक ऊपर एक सीलिंग फैन सहायक की भूमिका में नाच रहा था। इस फैन के अतिरिक्त कमरे के संपूर्ण विस्तार में कई एयर कंडीशनर लगे हुए थे। इसके बावजूद वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट देखी जा सकती थीं और उन्हें देखने के लिए 4 ट्यूबलाइट्स का दूधिया प्रकाश पर्याप्त था। सुरेश वाडिया के सिगरेट से निकलते धुएं के छल्लों को रोशनी का कोई एक कतरा झिड़क देता था तो तुरंत ही दूसरा उसे सहारा देता था, जबकि पंखे की तेज हवा इन छल्लों से खेल रही थी। सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एसपी सुरेश वाडिया ने एक लंबा कश लेकर लापरवाही के वातावरण में ढेर सारा धुआं छोड़ते हुए कहना प्रारंभ किया। ये तो आप लोग जानते हैं कि हम यहां क्यों एकत्र हुए हैं। सारे राजनगर सहित पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। वाडिया ने खत्म हो चली सिगरेट को ऐश ट्रे के हवाले किया और आगे बोलना शुरू किया। संपूर्ण राष्ट्र में हम पर थूथू हो रही है। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और अपराधियों को पकड़ना तो दूर, हम अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि वे लोग कौन थे। घटना घटित हुए आज 8 दिन बीत चुके हैं और अभी तक हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। क्या जवाब है आप लोगों के पास? एक बार फिर मासूम सन्नाटा पसर गया। पंखे के चलने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। इस बार शांति के इस सिलसिले को भंग करने का श्रेय लिया इंस्पेक्टर अजीत महानवे ने बोलना शुरू किया। सर, सभी लाशों की शिनाख्त करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन थे और किसके लिए काम कर रहे थे। राजनगर के सभी बड़े अपराधियों में से कोई भी तो नहीं है। महानवे, एसपी सुरेश वाडिया ने लगभग चीखते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि राजनगर के छोटे बड़े अपराधी ये काम करेंगे? प्रोफेसर पर हमला करने वाला गिरोह किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। सर, मैं जानता हूं और मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ पलों की खामोशी के बाद सुरेश वाडिया ने कहा, महानवे, अभी तक आपके पास इस घटना से संबंधित जितनी भी जानकारी मौजूद है वो क्या है?
अजीत महानवे ने कहना शुरू किया। सर, ये केस मेरे जीवन का अपनी तरह का एक अजीब केस है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सबसे रोचक तथ्य ये सामने आया है कि हमलावरों में से कोई जिंदा वापस नहीं गया है। वाडिया ने प्रश्न किया, ये विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? सर, जिस सफेद वैन का प्रयोग अपराधियों ने किया था वो अपनी जगह पर यथास्थान पाई गई है। इससे ये तो स्पष्ट है कि यदि कोई वहां से गया भी है तो या तो पैदल गया है या किसी दूसरे वाहन का प्रयोग किया जा सकता है। मीटिंग में उपस्थित कुछ अन्य अधिकारियों ने महानवे के इस वक्तव्य की पुष्टि की थी। लेकिन सर, सही से पूरे घटनाक्रम की जांच करने के बावजूद भी किसी दूसरे वाहन के आने या जाने का कोई भी सुराग हमें नहीं मिला है। ओह, आई सी। वाडिया ने गहरी सांस लेते हुए प्रतिक्रिया दी। अब प्रश्न उठता है कि अपराधी पैदल भी भाग सकता है, लेकिन यह भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? महानवे ने स्पष्ट किया कि जब हमने घटनास्थल की तरफ रुख किया तो पूरे रास्ते में सतर्कता से चेकिंग करते हुए वहां गए थे। एक मिनट रुको महानवे, आपको घटना की जानकारी किस तरह और किस समय हुई थी? यह भी तो हो सकता है कि आपके वहां पहुंचने से पहले ही अपराधी वहां से भाग चुका हो। सर, किसी अज्ञात व्यक्ति का ठीक 6:45 पर फोन आया था। मैंने उसका नाम और पहचान जानने का पूरा प्रयत्न किया पर सफल नहीं हो पाया। वो व्यक्ति कुछ भी बताने को तैयार ना हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि पहली लाश उन अपराधियों में से किसी एक की 6:15 पर गिरी थी और अंतिम लाश लगभग 6:39 पर किसी सुरक्षा गार्ड की गिरी थी। और यदि हम ये मान लें कि जंग 1 घंटे पहले से भी प्रारंभ हो चुकी थी, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ये बात किसी अन्य व्यक्ति ने पूछी थी जो वहां बैठे हुए थे। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि प्रोफेसर गंगवार के बेटे ठीक 4:30 पर उनके किसी सुरक्षा गार्ड के साथ अपने विद्यालय से उनके निवास स्थान को रवाना हुए थे। शहर से वहां तक का रास्ता लगभग 55 मिनट का है। जबकि गाड़ी को तेज चलाया जाए, जिस समय ये खूनी खेल प्रारंभ हुआ था तो वे लोग वहां पहुंच चुके थे। ये कैसे हो सकता है महानवे? वाडिया ने प्रश्न किया। क्योंकि उनके बेटों की और 4 सुरक्षा गार्डों की लाशें बंगले के अंदर पाई गई हैं। यदि ऐसा ना होता तो एक सुरक्षा गार्ड और उनके बेटों की लाश बंगले के बाहर ही पाई जाती। इसका मतलब है कि जंग जो है वो 5:30 से पहले शुरू नहीं हुई होगी। गुड, आगे कहो। अब क्योंकि अंतिम लाश 6:39 पर किसी सुरक्षा गार्ड की गिरी थी और किसी अज्ञात व्यक्ति का मेरे पास फोन 6:45 पर आया था, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरा घटनाक्रम किसी भी कीमत पर 90 मिनट से अधिक का नहीं है। और इस 90 मिनट में कोई भी व्यक्ति वहां से राजनगर तक किसी भी तरह बिना किसी वाहन की सहायता से नहीं आ सकता। लेकिन महानवे, क्या ये जरूरी है कि भागने वाला राजनगर की तरफ ही आए? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आवश्यक तो नहीं है, किंतु वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण उसकी मजबूरी अवश्य है। पर क्यों? क्योंकि घटनास्थल तक आने जाने का केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता राजनगर से होकर जाता है। किसी को भी कहीं दूसरी जगह जाने के लिए ये 45 किलोमीटर तो तय करने ही पड़ेंगे। वो कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं अपना सकता।
उन दीवारों के बारे में क्या सोचा है? क्या उनसे होकर कोई भी नहीं भाग सकता? सर, एक मनुष्य के लिए असंभव तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सबसे पहले तो वे दीवारें बहुत ऊंची हैं। वहां से भागने के बारे में सोचना भी बेहद मुश्किल काम है। और दूसरा ये कि हमने सभी दीवारों का बेहद सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है, कहीं पर कोई निशान मौजूद नहीं है। चलिए महानवे, हमने ये मान लिया कि वहां से कोई भी हमलावर भाग नहीं पाया, लेकिन इससे तो हमारी समस्या हल नहीं हो जाती। आप इसके अलावा क्या जान पाए हैं? सर, इससे आगे की जानकारी तो और भी अप्रत्याशित है, जिसने मुझे बुरी तरह से उलझा रखा है। कहो मानवे। सर, घटनास्थल पर 15 लाशें पाई गई हैं। 8 लाशें तो हमलावरों की हैं और 4 लाशें सुरक्षा गार्ड की हैं। 3 लाशें प्रोफेसर हंस गंगवार व उनके दोनों बेटों की हैं। हमलावरों की लाशों के पास से 8 रिवॉल्वर बरामद हुए हैं। सभी रिवॉल्वर्स पर उनके हाथों के निशान की पुष्टि की जा चुकी है। ठहरो मानवे। वाडिया ने यह कहते हुए अभी अभी समाप्त हुई सिगरेट को एस्ट्रे के हवाले किया और नई सिगरेट सुलगाकर महानवे को आगे बोलने का संकेत किया। जो गोलियां सुरक्षा गार्ड्स के शरीर में पाई गई हैं, वे इन्हीं 8 रिवॉल्वर से निकली गोलियां हैं। 4 शस्त्र जो सुरक्षा गार्ड के पास से पाए गए हैं, उन पर भी उनके हाथों की उंगलियों के निशानों की पुष्टि हो चुकी है। एक रिवॉल्वर प्रोफेसर गंगवार के पास से मिली है और उस पर उनके हाथों के निशान मिले हैं। महानवे, इस सब से आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सर्वमान्य तथ्य है। सर, अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो वास्तव में एक साधारण सी बात है, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो असाधारण ही नहीं, बेहद अचंभित करने वाला है। ऐसा क्या है महानवे? सर, वही बताने जा रहा हूं। जो गोलियां हमलावरों के शरीर से पाई गई हैं, वे या तो सुरक्षा गार्ड्स के रिवॉल्वर से निकली गोलियां हैं या प्रोफेसर हंस गंगवार के रिवॉल्वर से निकली गोलियां हैं। तो क्या हुआ? वाडिया ने बौखलाकर कहा। सर, प्लीज सुनिए तो, महानवे ने कहा। ओ सॉरी, आगे कहो। सर, लेकिन जो गोलियां प्रोफेसर गंगवार और उनके बेटों के शरीर से पाई गई हैं, वे एक ऐसे रिवॉल्वर से चली हैं जिसका घटनास्थल पर कोई नामो निशान तक नहीं है। क्या? एक साथ कई आश्चर्य मिश्रित स्वर कमरे की हवाओं में घुलकर आपस में भिड़ गए और एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे कि कोई धमाका हुआ हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अध्याय 3 समाप्त होता है।